हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं जो साइंस की टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखेंगे और जितने भी अब तक पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो भी क्वेश्चन बने हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, 200+ क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है, आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लास्ट टाइम पर रिविजन कर सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है विज्ञान क्या है। ओवरऑल कहें तो हम कहेंगे तर्कपूर्ण जो भी व्यवस्थित ज्ञान होता है उसे ही कहते हैं विज्ञान। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसमें विज्ञान के आर्थिक पक्ष है वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 है विज्ञान की सृष्टि का क्रमबद्ध अध्ययन या कह सकते हैं क्रमबद्ध ज्ञान। ये स्टेटमेंट किसका है? हालांकि इसमें अध्ययन भी आ सकता है लेकिन वो डेफिनेशन पर चेंज हो जाएंगी, अलग मनोवैज्ञानिक या किसी अन्य से हो जाएंगी। लेकिन हम ये कहते हैं विज्ञान की सृष्टि का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है, लेकिन ज्ञान भी होना ये सत्यपाल की स्टेटमेंट है, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 4 है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, तो वो वैज्ञानिक नियम आएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा हमारी ज्ञान अनुभूति की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। ये डेफिनेशन किससे संबंधित है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या। उपरोक्त डेफिनेशन किसकी है, तो ये हो जाएगी जे जैकोबसन की। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखने देखने तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको या उसे मिलाना ही नहीं बल्कि ये आप तो एक ही बात है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। ये डेफिनेशन किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि विज्ञान पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, उनके चिंतन के तरीके में परिवर्तन, उनकी क्रियाओं की आदतों तथा वे अपने पास जो है वह एवं जो भी करते हैं उनका मूल्य निर्धारण करने में। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये थर्बर एवं कॉलेट से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों को विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था, ये दिया था कोठारी आयोग ने। विज्ञान की प्रकृति को किस अंतक्रिया द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, वो किया जा सकता है ज्ञान प्रक्रिया समाज, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट या स्पष्टता से प्रस्तुत नहीं करता है, तो हम कहें कि विज्ञान में एकत्र ज्ञान के भंडार का बहुत महत्व है, ये कहना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विज्ञान इसके बिना विकसित नहीं हो सकता, किसके बिना, वो कहेंगे गणित के बिना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 14वें नंबर का है बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक संभव खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 विज्ञान से संबंधित तथ्यों का अवलोकन कर नीचे सही विकल्प का चयन कीजिएगा। जैसे कि हम इसमें स्टेप बताने हैं तो ये सभी हो जाएंगे, यानी सभी मतलब देखिएगा इसमें से जैसे विज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ये बात सही है। विज्ञान एक सामाजिक संस्थान है, ये भी बात सही है। विज्ञान के तत्व और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ये बात सही है। विज्ञान के ज्ञान की प्रकृति तरल होती है, तरल रूप होता है। बाकी है विज्ञान के ज्ञान का पक्ष अंतिम और शाश्वत होता है, ये गलत है। ये क्योंकि परिवर्तित तो होता रहता है समय के साथ, तो ये वाला नहीं होगा, बाकी चारों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट किया है, वो किसने किया है, वो उत्पाद व प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है, और ये हो जाएगा मेधावी छात्रों का पक्ष लेना, तो ये नहीं कर सकते, बाकी ये सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विज्ञान की जिस शाखा का आरंभ गणित के माध्यम से नहीं किया जाता है वह बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण होती है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये कॉमेट से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विज्ञान की प्रकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। हम इन सभी को देखेंगे तो हम ये कहेंगे विज्ञान का ज्ञान शाश्वत है, तो ये गलत है, शाश्वत नहीं है, चेंजेबल होता रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप है नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर है कि विज्ञान में तत्वों के विशेष क्रम का बहुत महत्व होता है। जैसे आवर्त तालिका में तत्व उनके क्रम से याद करने के लिए कक्षा
में एक विशेष स्थान पर लेकर प्रदर्शित करते हैं, जिससे बच्चों की जो भी जानकारियाँ को क्रमबद्ध संयोजन करने और विश्लेषण संश्लेषण करने का कौशल विकसित होता है। यह प्रविधि या टेक्निक है वो किससे संबंधित हो जाएगी? ये क्रोमोलॉग से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से बताना है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होगा? देखिएगा, इसमें से हो जाएगा जैसे निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, लेकिन स्थायी मानव प्रवृत्ति होगी, ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर बी सही हो जाएगा। विज्ञान है तो हम तो ये कहेंगे चाहे ये अनुभवों यानी अनुभवों पर आधारित से जो भी निरीक्षण हो उनकी श्रृंखला हो। हालांकि निरीक्षण यहाँ पे ये गलत दे रखा है। बाकी प्रयासों से सिद्ध करना, प्रत्यय और सिद्धांत को निर्माण करने वाला, ये सभी हो जाएंगे सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। ओवरलुक है तो हम ये कहेंगे कि इसमें से हो जाएगा ये विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है, ये वाला कहना गलत होगा, बाकी सभी सही है। जैसे विज्ञान अस्थायी होता है, ये बात सही है। विज्ञान हमेशा संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी बात सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। यानी ये 1 और 2 3 सही थे, 4 नंबर गलत हो जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राकृतिक विज्ञान और उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य। प्राकृतिक विज्ञान के क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये आपका सेकंड टॉपिक लगता है। इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देखिएगा। ये कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? हम कहेंगे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? अगर आप इन सभी को देखिएगा, और ये कह रहा है ना, उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान होते हैं, ये गलत है। उद्देश्य अलग चीज़ है, प्राप्त उद्देश्य अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसके ये तो तीनों सही थे और 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये BS ब्लूम ने किया था, जो 3 टॉपिक ने बताए थे। नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो कितने पक्षों में किया गया? 3 में। प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ये बोनस इसलिए किया गया था कि ब्लूम का नाम भी आता है, जो क्रोथ वाला इसका भी आता है, रॉबर्ट मेयर का, ओकानी, ये सभी संबंधित है। यानी भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। भावात्मक का मतलब हो जाएगा, देखो ये ज्ञान है ना, अनुप्रयोग और बोध, ये तो सभी है आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, या जिसे कॉग्निटिव बोल देते हैं। और जो अनुमूलन है ना, जिसे वैल्यूइंग बोलते हैं, तो ये भावात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पद है जो गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, यानी साइकोमोटर के अंडर में आता है? तो वो हो जाएगा परसेप्शन, यानी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बाकी जैसे व्यवस्थापन, ये है ना, अनुमूल्यन होगा, या क्या लग रखा है, अनुग्रहण, अनुमूल्यन होगा ये, ठीक है। और विश्लेषण तो चला जाएगा ज्ञानात्मक में, अनुमूल्यन और व्यवस्थापन चला जाएगा भावात्मक में, और साइकोमोटर में आएगा परसेप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, परिभाषित करना, सिंपल सा है, संज्ञानात्मक में जाएगा। इसी में आता है एक शुरुआत का ज्ञान में यही होती है परिभाषित करना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है या किसी की पहचान बताना, तो ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हो जाती हैं, उसे ही बोलते हैं संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदाहरण देना, संबंध देखना, व्याख्या करना, विविध करना, ये सभी मानसिक योग्यताएं किस प्राप्त उद्देश्य से संबंधित होती है? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से संबंधित हो जाएंगी, यानी अवबोध से। घोषणा करना, जानना, प्रदर्शन, अनुमान इत्यादि जो शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे या किस स्तर से संबंधित होंगे? ये कहीं ना कहीं प्रयोग से संबंधित हो जाएंगी। प्रयोग का मतलब होता है कोई पूर्व ज्ञान है उसे नई जगह में प्रयोग करना, वही होता है प्रयोग या अनुप्रयोग कहते थे, सही। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर है, इनमें से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया होगी? ये वो रेखांकित करना भी होगा, सुनना भी होगा। पहले इन्होंने रेखांकित माना आंसर, फिर बाद में आंसर किया ही, तो उसमें सुनना भी माना। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थी अम्ल व क्षार में अंतर वर्गीकरण कर लेता है, ये कौन से उद्देश्य प्राप्त कर लिया उसने? कहीं ना कहीं अवबोध है, इसमें ही होता है व्याख्या देना, उदाहरण देना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तो ये सभी विशेषताएं अवबोध के अंडर में आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है 13 नंबर, जो विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम ये कहेंगे इससे क्रिएटिविटी और जो भी प्रायोगिकरण होगा ना उससे प्रोत्साहित करेंगे, यानी एनकरेज करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा? हम ये कहेंगे तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। अगर ओवरऑल देखें तो इसका कालांश है वो 25 से 30 मिनट नहीं होता है, ये वाला गलत है।
बाकी विषय वस्तु सरल छोटी होती है। इसमें कक्षा का आकार 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं और इसमें जो शिक्षण छात्र अध्यापकों के द्वारा आत्मविश्वास जागृत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है, वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का घटक नहीं होगा? वो हुआ आर्थिक दशा। बाकी मुक्त बुद्धि, वस्तुनिष्ठता और ज्ञान संपूर्णता की चाहिए, सभी संबंधित होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी का वैज्ञानिक बनाना विज्ञान है तो ये लक्ष्य होता है। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है शिक्षकों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि कितनी होती है? तो वो संबंधित हो जाएगी आपकी 6 मिनट। ये पिछला क्वेश्चन दे रखा था ना, इसमें कालांश समय दे रखा है, वो 25 से 30 मिनट नहीं होता, कितना होता है? 6 मिनट। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? देखिएगा, नियोजन करना होता है, निर्देशन होता है, परामर्श होता है, लेकिन बजट बनाना नहीं होगा। ना पोलियो में, जो पोलियो कार्यक्रम चलते हैं ना स्कूलों में पहले चलते थे, उसमें भी नहीं लगा सकते, ना बजट बनवा सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो टीचर से नहीं करवा सकते। बाकी 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य जो RCEM पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है? हो जाएगा सत्यापित करना। बाकी ऐसे कह सकते हैं सृजनात्मकता है ना, ये शायद 1 2 3 चौथे स्टेप आता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण। किस में आते हैं? क्रिएटिविटी में। नेक्स्ट देखिएगा, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग करती है या होती है? तो ये हो जाएगी प्रक्रियात्मक में। ये RPSC सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है 2018 का। फूस्ट का पैराडाइम किस अंतर संबंधित को इंगित करेगा? तो ये करेगा शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया को। बोध के अंतर्गत नहीं आता है तो वो आएगी रचना करना, क्योंकि रचना करना प्रयोग में चली जाएगी। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर कौन सा होगा? वो ज्ञान होगा। उच्चतम क्या होगा? मूल्यांकन होगा। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना में एक विशिष्ट उद्देश्य बनाती है जिसमें विद्यार्थी ऑक्साइड का वर्गीकरण उसके घुलनशीलता के गुणों के आधार पर कर सकेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित है? ये अंडरस्टैंडिंग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान देना, सूची बनाना, व्यवस्थित करना, जांच करना आदि ये व्यवहारक क्रिया किससे संबंधित होंगी? ज्ञानात्मक और भावात्मक क्रिया से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इकाई पर निर्माण करते समय किस उद्देश्य को अंक भार नहीं दिया जाता? तो वो नहीं दिया जाता ज्ञान उपयोग को। इसमें से विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं होता है छात्रों को खाली समय का उपयोग करना। नेक्स्ट देखिएगा, RCEM प्रणाली उद्देश्यों के वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? वो हो जाएगा कौशल। बाकी ऐसे कह सकते ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, 3 तत्व हो जाते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इस प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आएगा? देखिएगा, स्वाभाविकीकरण है, ये आपके भावात्मक में नहीं आएगा, किस में आएगा? क्रियात्मक में आएगा। बाकी अग्रहण, अनुक्रिया और चरित्र निर्माण ये सभी आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएंगे। भावात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? वो किया था कृतवाल और मसीहा ने। इसमें कृतवाल और ने दे रखी लेकिन मसीहा भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष का अंतिम वर्ग है यदि उन्हें निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जमाएं? कौन सा कह रहा है? शैक्षिक उद्देश्यों का क्रियात्मक पक्ष। तो अंतिम पूछा है, तो अंतिम होता है स्वाभाविकीकरण। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर कौन सा होगा? क्रियात्मक का वही हो जाएगा आदत निर्माण। अब ये कहोगे आप कि इसमें स्वाभाविकीकरण माना है आपने, इसमें आदत निर्माण माना है, वो एक ही बात होती है। एक ही बात होती है तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं माना? एक्चुअल में इसलिए नहीं माना क्योंकि ये स्वाभाविकीकरण इसमें दे नहीं रखा है, इस वजह से नहीं माना। हालांकि जब हम क्या बोलते हैं स्टेप पढ़ते हैं तो आदत की बात है, स्वाभाविकीकरण आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा था, इस वजह से हम इस पर गए। अगर यहाँ पे ये होता तो फिर हम इस पर ही जाते। तो ये चीज़ें आप देख लेना। माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रह बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वो होता है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। क्रियाकलाप द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है उनको कुशलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो परीक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्ष के द्वारा। विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार के दृष्टिकोण को जन्म नहीं देता है? तो वो होगा व्यक्तिगत या व्यक्तिगत दृष्टिकोण। तीसरा टॉपिक आता है विज्ञान में नवाचार कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। एक है रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण का प्रतिपादन किसने किया था? वो BF स्किनर ने किया था।
रेखीय अभिक्रम अन्वेषण का अंतिम पद क्या होता है, वो होगा आपका परीक्षण पद। इसमें देखो प्रस्तावना पद भी होता है, शिक्षण पद भी होता है, अभ्यास पद और परीक्षण पद। हमें अंतिम पूछा था तो हो जाएगा परीक्षण पद। देखिए अभिक्रमित अन्वेषण के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद है निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित होगा, तो वो शिक्षण पद हो जाएगा। साकी अभिक्रमित अन्वेषण के जनक कौन है, नॉर्मन एवं क्राउटर हो जाएंगे। पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, वो हैरी ओवरस्ट्रीट को जाता है। नेक्स्ट देखिए वर्तमान तकनीकी युग में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विज्ञान शिक्षण के हेतु उपयोगी होगी, तो वो हो जाएगी आपकी कंप्यूटर साहित्य शिक्षण। विज्ञान शिक्षण में सेमिनार है एक नवाचार। इनमें से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार माना जाएगा, ये सभी माने जाएंगे, चाहे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हो या चिल्ड्रन साइंस सेमिनार हो और या आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी फेयर हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि शिक्षा में नवाचार संबंधित होता है, तो ये शिक्षण में नवीन प्रयोग से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण उद्देश्यों के सभी घटकों को समावेश करता है, तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सभी कह सकते हैं घटकों को समावेश करे, तो इस वजह से बोनस किया गया था। नेक्स्ट देखिए NCERT प्रणाली के अनुसार पाठ्य योजना के पदों का सही क्रम क्या होगा, तो वो होगा अदा, प्रक्रिया और प्रदा, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक है बाला का रूप क्या है, यानी बाला का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसे कहते हैं अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ये देखिएगा यहाँ पर लिखा नहीं है, ये सीटेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा पाठ्य योजना तैयार करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो शिक्षक की औसत आयु का। हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली या पाठ्य योजना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है, तैयारी है, प्रस्तुतिकरण है, विशिष्टीकरण, तुलना एवं साचार ये भी है। देखिएगा अब कन्फ्यूजन करने की बात ये आ जाती है कि शुरुआत में इन्होंने स्टेप दिए थे 4, ठीक है, और इसका एक शिष्य रहा था जिलर, ठीक है, तो मैं अब बता देता हूँ। देखो PPCGA पहले था प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना करना, फिर सामान्यीकरण करना, फिर अनुप्रयोग। तो उन्होंने क्या किया था, जो विशिष्ट या कह रहे हैं ना स्पष्टीकरण, स्पष्टता था, उस स्पष्टता शब्द में 2 शब्द जोड़ दिए, यानी 2 कर दिए उसके, एक तो प्रस्तावना एक प्रस्तुतिकरण। अब इसमें देखिएगा प्रस्तुतिकरण तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें स्टेप में आता है ये। अब देखिएगा इसमें आंसर तो इन्होंने लगा रखा है तो, जबकि होगा नहीं, ये तैयारी होगा और प्रस्तुतिकरण, यानी तैयारी का मतलब प्रस्तावना, ये ध्यान रखना, और फिर प्रस्तुतिकरण दूसरे का हो जाएगा, तुलना और साचार हो जाएगा तीसरे नंबर का, और विशिष्टीकरण का कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा विज्ञान में पाठ्य योजना का मुख्य रूप से किस नवाचार या किस विचार से निर्देशित किया जाता है, तो ये हो जाएगा पाठ्यक्रमीय लक्ष्य एवं अधिगम प्रतिफल हेतु। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन और बचा है कि निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त होगा, तो वो हो जाएगा मानव शरीर के विभिन्न संस्थान। आपका चौथा टॉपिक लगता है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। अब देखते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 2 तो कम से कम आते हैं अगर बनाए एग्जामिनर, नहीं बनाना है तो फिर एक ही पूछता है वो। देखिएगा प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, वो हो जाएगी करके सीखने पर। इसमें से वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, वो हो जाएगी और इसमें से कहानी विधि। बाकी मूल्यांकन, मनोदैहिक और प्रश्नावली ये सभी वैज्ञानिक विधि हैं। इसमें से सबसे प्राचीन विधि हो जाएगी अगर देखें तो वो हो जाएगी कहानी विधि। स्टैनी हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया था, तो ये बनाया था किसको, प्रश्नावली को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इनमें से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है, तो समस्या समाधान। कौन सी इसमें से बाल केंद्रित है, तो ये सभी हो जाएंगी। इसमें से बाल केंद्रित विधि नहीं है, तो वो हो जाएगी व्याख्यान विधि। इनमें से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है, इनमें से हो जाएगी व्याख्यान विधि। इनमें से प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है और ये हो जाएगा वास्तविक जीवन से संबंधित। शिक्षण की प्रायोजना विधि किसके दर्शन से सर्वाधिक संबंधित है, तो ये जब भी आता है ना दर्शन या विचार या कह सकते हैं किस फिलोसोफर से संबंधित है, तो जॉन डीवी नाम आता है। हालांकि इसके जो पूछे जाए कि प्रवर्तक कौन है या जन्मदाता, तब किलपैट्रिक का नाम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। WH किलपैट्रिक ने विज्ञान की कौन सी विधि दी, प्रायोजना। इनमें से बताइए विज्ञान शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि थॉर्नडाइक के नियम का अनुसरण करती है, वही व्याख्यान
प्रायोजना विधि। नेक्स्ट देखिएगा, एक्वेरियम विकसित करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे, वो करेंगे हम प्रोजेक्ट विधि का। कौन सी शिक्षण विधि का प्राथमिक उद्देश्य सीखने की विधि का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन मेथड, न कि ज्ञान अर्जन करना। तो ये बोनस किया गया था क्वेश्चन। प्रायोजना विधि मुख्य सोपान कौन से कितने होते हैं, देखिएगा इसमें 4 भी हैं 6 भी है, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी आंसर की ऐड कर रखी है। इसकी रिवाइज आंसर की आई तो 4 और 6 दोनों ही माने थे, ये वाले बी और सी आंसर होंगे इसके। प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा आनुवंशिकता नियम। नेक्स्ट देखिएगा, वैज्ञानिक विधि का अंतिम सोपान क्या होता है, निष्कर्ष। प्रोजेक्ट विधि अमेरिका के किस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के सम्मिलित प्रयास का नतीजा रहा है, वो जॉन डेवी और किलपैट्रिक स्टीवन। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी तकनीक या नीति मानने का कारण क्या है, वो कहेंगे हम यह अधिगम प्रक्रिया छात्रों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान क्या होगा, वो होगा समस्या का अनुभव करना। अवलोकन विधि का अर्थ क्या होता है, ये सभी हो जाएंगे। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया की गतिशील कार्य, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, वायनिंग से। विज्ञान शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, हम कहेंगे व्यवसाय कुशलता को प्राप्त करने में सहयोग करना, यह सही होगी। ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये डेफिनेशन किलपैट्रिक की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है, वो हो जाएगा वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना। अवलोकन प्रविधि के लिए उपयुक्त जो भी तथ्य है उनकी पहचान कीजिएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि को लक्ष्य केंद्रित विधि माना जाता है, तो इनमें से देखें तो वो हो जाएगी समस्या समाधान विधि। ये कह रहा है अनुसंधान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से होंगे, तो हम कहेंगे इस पद्धति के लिए 2 अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि है वो बाल केंद्रित विधि नहीं है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन विधि हो जाएगी। ये कह रहा है उत्प्लावकता का सिद्धांत किस विधि से पढ़ाएंगे आप, प्रयोग प्रदर्शन से। बालक में विज्ञान के प्रश्नों की शीघ्रता से शुद्धता से हल करने की जो प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहेंगे, अभ्यास कार्य। वैज्ञानिक चिंतन प्रविधि होगी, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि के ये स्टेप दे रखे हैं तो आप बताइएगा, तो इसमें क्रम ही यही हो जाएगा कि पहले समस्या क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, फिर समस्या का समाधान करने की विधि अनुसंधान करने से संबंधित रखेंगे, फिर एक वैज्ञानिक प्रणाली, यानी ये स्टेप है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है। योजना बनाना होता है, आंकड़े इकट्ठी करना नहीं होता, निष्कर्ष निकालना होता है, या लेखा जोखा होता है, यानी पहले मूल्यांकन करेंगे फिर लेखा जोखा, ये इकट्ठा करना नहीं होता। बाकी क्रियान्वयन करने परिस्थिति ये हो जाएगा, 2 नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोगशाला में अनिवार्य रूप से होना चाहिए, हम ये कहेंगे प्राकृतिक रोशनी और समवायतन की उपलब्धता। किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, वो हो जाएगी निगमन विधि। किस क्रिया से छात्र जैविक एवं भौतिक वातावरण के सुव्यवस्थित एवं प्रत्यक्ष अध्ययन से समझ प्राप्त कर सकेंगे, ये हो जाएगा आपका क्षेत्र भ्रमण से। इनमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्र भ्रमण की अनुवर्तन से सीधा संबंधित नहीं है, वो हो जाएगा विद्यार्थी द्वारा अभिक्रमित अधिगम सामग्री विकसित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैज्ञानिक मौलिकता विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण विधि होगी, वो होगी अन्वेषण। 5वां टॉपिक आता है विज्ञान शिक्षण में जो भी पाठ सामग्री या सहायक सामग्री या जिसे टीचिंग एड बोल देते हैं, तो देखते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिएगा, इनमें से श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा दूरदर्शन या टेलीविजन या टीवी बोलिएगा। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है, श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं की जाएगी। चलचित्र हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, लैपटॉप, लेकिन चित्र विस्तारक यंत्र ये तो दृश्य में आएगा। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान शिक्षण में पाठ से आगामी क्रियाओं का उदाहरण होगा, ये विज्ञान क्लब हो जाएगा, और क्लब हो जाएगा, साइंस फेयर हो जाएंगे, और भी अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये पाठ से आगामी क्रिया के सभी एग्जाम्पल माने गए थे। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे साइंस फेयर, साइंस क्लब और एक और होती है, अब जैसे क्वेश्चन आएंगे तो देख लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है, और ये हो जाएगा कि महंगी सामग्री, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कौन सा सिद्धांत उपयोग नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाएगा अवलोकन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा, बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड द्वारा प्रयुक्त या चुंबकीय बोर्ड
किस कार्य में उपयुक्त होता है? चुंबकीय सामग्री में लगी दृढ़ सामग्री को प्रदर्शित करने में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विज्ञान क्लब का मुख्य परिणाम क्या होगा? हम ये कहेंगे जो भी क्रिएटिविटी होगी और संगठनात्मक क्षमता विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा तेगा डिब्बा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री इसमें से कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान किट उच्च प्राथमिक विद्यालय में होता है विज्ञान के उपकरणों का बॉक्स। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री होगी प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट देखिएगा कि कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप कैसे मोटिवेट या एनकरेज करेंगे उसे? तो हम उसे खेलों में आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद कर दें। 13 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का एक प्रकार होगा, तो ये होगा आपका क्रियात्मक साधन। विज्ञान शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो हम ये कहेंगे चाहे वो मानसिक क्रियाएं हो, चाहे विज्ञान के महत्व की बात हो या विज्ञान के व्यवहार की ज्ञान की बात हो, इन सभी पर जोर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 15वें नंबर का है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं की जाएगी? ओवरऑल देखें तो ग्रामोफोन श्रव्य, इस वजह से। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण की पाठ्यगामी क्रिया है? तो वो हो जाएगी विज्ञान मेला। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री इसमें से कौन सा एक उदाहरण हो जाएगा? वो हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। निम्न में से श्रव्यदृश्य सामग्री हो जाएगी, तो वो हो जाएगा वृत्त चित्र। निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री हो जाएगी, इसमें से हो जाएगा ग्रामोफोन। इस प्रकार ये सहायक सामग्री अब तक पूछे गए क्वेश्चन थे। अब देखिएगा जो भी विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन। अब देखिएगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यार्थी की उपलब्धि को मापता है, साथ ही साथ उसमें सीखने में कमी का निदान उपचार करता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी और डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ये 2022 में ही पूछा है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, सीमित नहीं होता है, या तो उसे विस्तृत कहेंगे या विस्तृत नहीं कहेंगे तो पर्यायवाची में शब्द ले सकते हैं व्यापक। व्यापक कहिए, विस्तृत ऐसा कहना होगा, न कि संकुचित। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता होती है, तो ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है, इसमें से वो हो जाएगी व्यक्तिपरकता या व्यक्तिगत बोल सकते हैं, सही। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है या व्यापक का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, इसे कहते हैं हम चलो इसे मूल्यांकन ही कह रहे हैं, तो ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम ये कहेंगे अधिगमकर्ता की जो भी उपलब्धि जानना वो सुधार करना है। प्रश्न पत्र नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? और इसमें शिक्षण विधि को भार दिया जाता है, ऐसा कहना गलत होगा। एक प्रश्न पत्र के उत्तर में छात्र अपने विचार, विषय के पक्ष तथा विपक्ष किसी भी तरह को एक साथ रखता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है। आप इस प्रकार के प्रश्न कहेंगे ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे। हालांकि इसमें निबंधात्मक ऑप्शन नहीं है, तो हम विचार विमर्श पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक इसी का पूर्ण रूप क्या होगा, जिसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमें ये कहेंगे एक वर्ष में एक ही बार होता है, ये कहना गलत होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रमुख गुण होगा, हम ये कहेंगे संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना संभव। नेक्स्ट देखिएगा, निबंधात्मक परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है, हम ये कहेंगे विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु के तत्वों को सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है, ये कहना गलत होगा निबंधात्मक के बारे में। सूक्ष्म अध्ययन तो वस्तुनिष्ठता के लिए किया जाता है बाकी। नेक्स्ट देखिए, छात्रों में चिंता एवं तनाव को कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है? वो CC यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तन को माप नहीं सकती है या माप नहीं जाता है? वो होगा असाइनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं होगा? वो हो जाएगा व्यक्तिपरकता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक अर्थ क्या होता है? विद्यार्थी के विद्यालय एवं सविद्यालय पक्ष के समग्र व्यक्तित्व का विकास का मूल्यांकन। यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय मतलब शैक्षिक, सविद्यालय मतलब अशैक्षिक। तो इस प्रकार है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर पूछ लिया था। CC में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, वो हो जाएगा अधिगम में वृद्धि। संकल्पना मानचित्र प्रयुक्त नहीं हो सकता, ये हो जाएगा पाठ के योगात्मक मूल्यांकन में। संकल्प ये भी पूछ लिया, जो इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये आपके नोवाक ने दी थी, ये 2022 में भी पूछ लिया क्वेश्चन, किसके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो उत्तम परीक्षण की नहीं है? हम ये कहेंगे इसमें से योजना अपनाना नहीं होगी। बाकी निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षा का गुण नहीं है? वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठता।
मूल्यांकन की वो या मूल्यांकन निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होगा, वो हो जाएगा बच्चों की आयु। अच्छी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, वो हो जाएगी दीर्घकालिक। विज्ञान के आकलन में बल देना चाहिए, प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति हो। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जो भी CBSE बोर्ड के स्कूल होते हैं उस पर आधारित सतत मूल्यांकन के दिशा निर्देश नीचे दिए गए उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा निदान उपचार के साधन की व्यवस्था। नेक्स्ट देखिएगा, विविध कार्यता का वर्गीकरण जो जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर हो, तो हम ये कहेंगे प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न देता है, जिसमें विद्यार्थी का वर्गीकरण आसानी से हो जाता है। अब उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, इसको किसको, बाल केंद्रित आकलन देख लीजिएगा। इसमें से संबंधित हो जाएंगे जैसे पोर्टफोलियो हो गया, अवधारणा मानचित्र हो गया, और आपका जनरल लिखना, लेकिन पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से हमें क्या बताना, विज्ञान में से छात्र की रुचि अभिवृत्ति परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियों का प्रयोग किया जा सकती है, तो वो होगी जहाँ सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन की विशेषता होती है, ये सभी हो जाएंगी। मूल्यांकन किया जाता है किसका, अंक की उपलब्धि की जांचने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा कि यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्त अंक आते हैं, इसका मतलब है वस्तुनिष्ठता में कमी है। ठीक है, किसमें कमी है, वस्तुनिष्ठता में। अगर एक जैसे मार्क्स आते तो फिर उसे विश्वसनीयता कहते हैं, उसमें कमी पूछी है तो वस्तुनिष्ठता पे जाएंगे। प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन होना कहलाता है, इसे नैदानिक कहेंगे। यदि कक्षा 8 के विद्यार्थी को कक्षा 6 के स्तर का प्रश्न पत्र मिलता है तो उस प्रश्न पत्र में अभाव रहेगा वैधता का। मूल्यांकन होना आवश्यक है, हाँ सही है, क्योंकि सही प्रत्येक सही उत्तर के पश्चात ये है। मूल्यांकन प्रविधि में किस प्रविधि के द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन संभव नहीं है, वो हो जाएगा आपका एक तो मौखिक, एक हो जाएगा पोर्टफोलियो नहीं, प्रायोगिक। यानी इसमें से आंसर अगर हमें लगाने होंगे तो एक तो मौखिक होगा, एक प्रायोगिक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है उपलब्धि परीक्षण क्या है, निदानात्मक परीक्षण क्या है, उपचारात्मक। इन सभी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई के निदान के उपरांत किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो उसके बाद की जाती है उपचारात्मक की जाएगी, यानी निदानात्मक के बाद उपचारात्मक आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम चरण क्या होता है, वो होगा निदानात्मक। विज्ञान विषय में विद्यार्थी की विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान करना, निदानात्मक। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन रहेगा क्या, उपचारात्मक का कार्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है वह परीक्षण जैसे किसी भी विषय विशेष, इकाई विशेष के छात्रों त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है, वह होती है, उसे निदानात्मक कहेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो सके। निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या होगा, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। विद्यार्थियों के अध्ययन की खराब आदतों को हटाने के लिए विज्ञान शिक्षक को कौन सा शिक्षण अपनाना चाहिए, उपचारात्मक। बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किस परीक्षण के अंदर किया जा सकता है, वो किया जा सकता है उपलब्धि परीक्षण। और निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं होगी, वो हो जाएगी उपलब्धि परीक्षण। अब विविध देखते हैं, यानी रैंडमली पूछे जाते हैं, आपको सिलेबस दे रखा है फिर भी सिलेबस से आउट पूछ लिए जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी युक्ति है जो विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है, वो होगी सबसे पहले छात्रों को सीखने जोड़ने का कार्य करना चाहिए। सेकंड नंबर ताराबाई या तारा देवी रिपोर्ट के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए कौन से उद्देश्य निम्न में से नहीं है, वो हो जाएगा प्राकृतिक घटनाओं के गुण दोष विवेचने की योग्यता विकसित करना। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा 1906 में उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनमें से कौन सा नहीं है, वो होगा छात्रों में अपने परिवेश का परिचय प्रदान करना। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से बताइएगा कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अभिवृत्ति से संबंधित नहीं है, वो हो जाएगी अंधविश्वास में विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में वायु के संकट और वायु के दबाव और वेग, वायु एवं जीव तथा श्वसन संस्थान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को इंगित करता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका, ये बोनस किया गया था क्वेश्चन 2011 में पूछा था। अब देख लीजिएगा, ये कह रहा है कि संक्रामक रोगों से बचाव, संतुलित भोजन व शुद्ध जल को शुद्ध करने की प्रविधि, संश्लेषित विषय वस्तु को संबंधित विषय वस्तु को शामिल करना पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला संकेत होगा, तो वो दैनिक जीवन की आवश्यकता होगी। करिकुलम किस भाषा से बना है, ये लैटिन भाषा से।
NCF 2005 में राष्ट्रीय फोकस समूह आधार पत्रों का गठन किया गया था, वो थे 21। ये वाला तो पूछा गया है, फोकस समूह कितने थे, वो 21 है। नेक्स्ट देखिए, किस दस्तावेज में विद्यार्थी शिक्षा में परिचय प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है, वो NCF 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए बच्चे के प्रति निष्ठ। NCF 2005 में द्वारा सम स्तुतियों की मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, वो हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की तुलना करना। नेक्स्ट देखिएगा कि NCF 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया था, वो NCERT के द्वारा। किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली की लचीला एवं मित्रवत की अनुशंसा की गई है, NCF 2005 में। इनमें से जो NCF 2005 है उसके मार्गदर्शी सिद्धांतों में से कौन सा संबंधित नहीं होगा, हम कहेंगे परीक्षा को जटिल और कठिन बनाना। नेक्स्ट देखिएगा, बालकों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, किससे संबंधित है, NCF 2005 से। भारत के विज्ञान शिक्षण के इतिहास में पहली बार किस आयोगों ने विज्ञान को 10वीं तक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की, तो इसमें से हो जाएगा आपका मुदालिर आयोग जो 1953 से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, टोली शिक्षण है उपागम किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुआ था, ये था 1955 हार्वर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिएगा, समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास है, एक अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया था, ये संबोधन हो जाएगा आपकी NIP 1986, ये सेकंड वाली थी। इससे पहले तो 1968 में आई थी जो फर्स्ट वाली थी, और थर्ड वाली आई है 2020 में जो 2020 बोलते हैं। इस प्रकार ये समाप्त हो गई। देखिएगा, मैंने फास्ट इसलिए करा है, 1-2 दिन बचे, लास्ट टाइम पे तो रिवीजन करना बेस्ट रहता है, आप तो केवल आंसर देखते रहिएगा, ये क्वेश्चन था इसका आंसर ये था, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें रीट में जो भी क्वेश्चन बने हैं ना, जैसे बात करें 2013 से संभालेंगे हम कि इससे आपके टीचिंग मेथड पूछना शुरू हुए हैं 2022 तक। इसमें मैंने मेंस वाला एग्जाम है ना, वो भी क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की थी, वो हुई नहीं, ठीक है, तो ये बच गए एक तो। और बाकी जो RPSC सेकंड ग्रेड है 2011 से लेकर और 2022 तक जो भी क्वेश्चन बने हैं वो इंक्लूड थे इसमें। एक रीट मेंस के रह गई, कोशिश तो की थी पर लास्ट टाइम पे इतना ही हो गया, वही बहुत है। इन्हें ही रिवाइज कर लें, फास्ट इसलिए कराएं, आप चाहो तो इसकी PDF में टेलीग्राम पे दे दूँ, कोशिश आराम से करना। अभी तो आपके पास कम जो 48 से 72 घंटे हैं, तो कर सकते हैं।